हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो ये है हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 19। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किया और हमारा रे ऑप्टिक्स का ये लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जो टेलीस्कोप होता है उसका यूज क्या होता है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या था, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा करके दिखाना, उनको मैग्नीफाई करके दिखाना। अब जो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसका यूज क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होगा, जितने भी स्टार्स हैं, प्लेनेट्स हैं, तो उनको जो जैसे हम स्काई के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, स्काई के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर जो स्टार्स होंगे वो हमें बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखाई देंगे। तो उनकी जो इमेजेस ऑब्टेन करने, वो डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए, और ये तो स्टार्स हैं, उससे भी आगे वाले प्लेनेट्स जो हम देख नहीं पाते हैं, मीन्स जो स्काई के अंदर हेवनली बॉडीज होती है, हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए और उनकी इमेजेस लेने के लिए, और इमेजेस भी डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेजेस लेने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। अब जो ये टेलीस्कोप होता है वो भी हमारा दो टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का टेलीस्कोप तो होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, और सेकंड टाइप का होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो अब आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग, अब जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम का चेंज हो जाना, मीडियम का चेंज हो जाना। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, लेंसेज को यूज करेंगे। इसके अंदर भी हमने दो लेंसेज ले लिए, वही एक ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा और एक आई पीस लेंस जो हमारी आईज के नजदीक होगा। अब यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उल्टा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट के नजदीक रखा हुआ लेंस था वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम होता है छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। अब ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसके आसपास छोटा लेंस भी चल जाएगा, लेकिन उसकी इमेज बड़ी करके दिखाएगा वो, तो इसलिए आईपीस को बड़ा होना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो टेलीस्कोप होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को हम बड़ा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका रीजन क्या होता है, हम इसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं टेलीस्कोप का, हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए। हेवनली मतलब दूर की बॉडीज को। अब जब दूर से लाइट आ रही है तो इसका मतलब वो ज्यादा पोर्शन को कवर करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर टॉर्च लेते हैं, जैसे मान लो ये टॉर्च है, इस टॉर्च की लाइट हम बोर्ड के ऊपर फॉल करवाते हैं। जब इस टॉर्च की लाइट को बोर्ड के ऊपर हम नजदीक से फॉल करवाएंगे तो छोटा सा डॉट बनेगा लाइट का, लेकिन जैसे जैसे टॉर्च को दूर लेकर जाएंगे तो ये जो लाइट का स्पॉट है वो बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब अब जो हेवनली बॉडीज है वो भी तो एक लाइट का सोर्स है, तो वहां से लाइट को गैदर करने के लिए हमें बड़ा एरिया चाहिए जो उस लाइट को कलेक्ट कर ले, और इसके लिए हमने यहाँ पर बड़ा लेंस लिया है। जहां से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो बड़ा होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर करे। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो स्टार्स हैं या जो हेवनली बॉडीज है वो बहुत ज्यादा दूर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने इसको टेढ़ा क्यों लिया है, लाइनों को सीधे क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जो हेवनली बॉडीज है हम एक्सपेरिमेंट कहाँ पर करेंगे, लैब पर करेंगे, मतलब कि अर्थ पर करेंगे, और जो हेवनली बॉडीज है वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी। तो मतलब हम अपना जो ये टेलीस्कोप है उसकी हेल्प से ऐसे करके देखेंगे तो वो जो लाइट एंटर करेगी उसके अंदर तिरछी लाइट एंटर करेगी। तो यहाँ पर इसलिए इस लाइट को हमने तिरछा ले लिया, ना कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इन हेवन, ऑब्जेक्ट इन हेवन है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, कहां पर बनेगी, उससे पहले हमें ये देखना होगा
कि केस कौन सा है। सबसे पहला केस है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो इमेज बनती है वो कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। हमारी इमेज बन गई इंफिनिटी, हमारी नहीं मतलब हेवनली बॉडीज की इमेज बन गई इंफिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब इंफिनिटी पर फाइनल इमेज बनानी है, तो उसके लिए देखो ऑब्जेक्ट भी कहां पर है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज देखो कहां पर बनेगी। इमेज बनाने के लिए, इंफिनिटी पर इमेज बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट इमेज बनती है उसको कहां पर होना पड़ेगा, फोकस पर, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है। अगर लाइट इंफिनिटी से आती है मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो ये बन गई इसकी इमेज ए डैश, ये बी डैश मान लो और इसको ए डैश मान लो, ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज बन गई है फोकस पर। अब फोकस देखो ये इस लेंस का भी फोकस होगा, कंपलसरी है ये, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का तो फोकस यहाँ पर होना ही होना है, क्योंकि जिस भी लेंस की जो भी लेंस लेते हैं अगर उस लेंस पर इंफिनिटी से लाइट आ रही है तो वो लाइट उस लेंस के फोकस पर ही कलेक्ट होगी, ये रूल है हमारा। तो यहाँ पे इसका फोकस हो गई। अब जो ये आई पीस लेंस है, आई पीस लेंस है, इसका फोकस कहां पर होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो इसका फोकस भी हम सेम जगह पर ले लेंगे, यहीं पर, इसी जगह पर ऑब्जेक्टिव का फोकस और इसी जगह पर आई पीस का फोकस ले लेंगे अगर हमें इमेज इंफिनिटी पर बनानी। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है इमेज फोकस पर होगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पर होगी। तो यहां से लाइट इसके ऊपर फॉल होगी और पास होगी। दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर से, अब देखो ये लाइट ना तो उस डायरेक्शन में मिल रही है पैरेलल जा रही और ना ही कहीं पर इस डायरेक्शन में मिलेगी, तो इमेज कहां पर बन गई, इंफिनिटी पर। कौन सी इमेज है ये, फाइनल इमेज, ये बन गई फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, जो कि हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस था। तो ये हो गया एफ ई। ठीक है, अब हम इसके क्या निकालना चाहते हैं, मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां पर है, इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर से ये एंगल लगा लो। अगर हम आईज को यहां पर कंसीडर करते हैं, ये होगी ह्यूमन आई, तो ये आई के ऊपर, क्योंकि जो भी एंगल बनता है चाहे वो बीटा है या अल्फा, उनको विजुअल एंगल बोलते हैं, और वो कहां पर बनता है, हमारी आईज के साथ बनता है। और ये जो आईज है इसको हम बिल्कुल देखो जब भी देखते ऐसे ऑब्जर्व करके देखते इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को इग्नोर करके चलते हैं, चाहे ये एंगल हम लेंस के साथ बनाए तो वो एक ही बात होगी कि आईज के साथ बन रहा है या लेंस के साथ बन रहा है, इसलिए हमने इसको मान लिया बीटा एंगल, बीटा जो फाइनल इमेज ने बना, फाइनल इमेज ये वाली ले ली हमने। ठीक है, डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी पर ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इस ऑब्जेक्ट ने यहां पर एंगल बना दिया अल्फा। अब यहाँ पे एंगल है तो ये एंगल भी कौन सा होगा, अल्फा। क्यों होगा अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैथ्स के अंदर होता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो रेज हैं तो ये दोनों इसके वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया अल्फा, ये ऑप्टिकल सेंटर O1, ये ऑप्टिकल सेंटर O2। ठीक है, और ये एंगल कब बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट और इमेज कहां पर होंगी, इंफिनिटी पर होंगे। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये दोनों इंफिनिटी पर होनी चाहिए। अब हमें पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर बाई रेडियस। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले,
बीटा इज इक्वल टू, एंगल है बीटा, आर्क कौन सी होगी, आर्क हम ये वाली ले सकते, वही जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर थ्योरम पढ़ी थी हमने, कि किस थ्योरम का यूज करते हैं जिसकी वजह से ये बीटा एंगल बना तो रही है फाइनल इमेज, लेकिन इसको हम ये वाली चीज भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है, जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा, और इसी थ्योरम की वजह से हमने ये जो बीटा एंगल है इसके थ्रू बना लिया है। तो बीटा किसके इक्वल होगा, आर्क कौन सी है यहाँ पे, ए डैश बी डैश, डिवाइड बाय रेडियस कौन सी है, बी डैश ओ टू, अल्फा, अल्फा को भी यही बनाता है ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश ओ वन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर ये वाली चीज का। अब जो अल्फा एंगल है वो बना तो इन्फिनिटी रही है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस की आर्क को तो हम ले नहीं सकते, तो इस वजह से ये जो थ्योरम हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर समझी थी वो वाली थ्योरम ले लेते, जिसमें क्या होता है, अगर हम इसका और इसका रेशियो देखें तो वो रेशियो सेम आएगा, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, या फिर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा। तो ये जो थ्योरम थी 9th क्लास में आती है, इसको दोबारा पढ़ सकते हो, तो इस थ्योरम का यूज होगा यहाँ पर। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू को पुट करो, m किसके इक्वल होगा, बीटा की वैल्यू पुट करो, ए डैश बी डैश ओ टू डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा है तो टर्म पलट जाएगी, ऊपर गया बी डैश ओ वन, ए डैश बी डैश कैंसर, बी डैश ओ वन डिवाइड बाई बी डैश ओ टू, बी डैश ओ वन, ये है बी डैश ओ वन, ये क्या है, फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, एफ नॉट होगी। बी डैश ओ टू, बी डैश ओ टू, ये क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की साइड वाली है, तो इसको हम बोल देंगे एफ ई नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई, सिंपल सा फॉर्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ठीक है, तो ये था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फर्स्ट केस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। सेकंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स डी की वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, मीन्स जो इमेज बनती है वो इंफिनिटी पर नहीं, कितने पर बनेगी, 25 सेंटीमीटर पर, और ये जो 25 सेंटीमीटर वो कहाँ से डिस्टेंस होगी, ह्यूमन आई से, मीन्स जो हम ऑब्जर्व कर रही हैं हमारी आई से 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप सेम है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर होगा, वहां से लाइट आएगी और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर इमेज बना दी। अब हमें क्या करना है, जो ये टेलीस्कोप होते हैं यहाँ पे दो स्क्रू लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन, एक का नाम रैक और पिनियन, तो उन रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से उन दोनों स्क्रूज को हम मूव करते जाएंगे और इस तरह से करेंगे कि ये जो आई पीस की फोकल लेंथ थी वो इंक्रीज हो जाए, और आई पीस की फोकल लेंथ इंक्रीज होकर यहां तक पहुंच जाए। पहले यहां तक थी एफ ई, अब इंक्रीज होकर यहां पर आ गई एफ ई। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज करना है इसके अंदर, तो एफ ई हो गया। अब देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, फोकस पर, तो उसकी इमेज बनती है इंफिनिटी पर, बट अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहां से इमेज बनाते हम, ये ध्यान रखना ये इमेज हो गई बड़ी और लेंस होगा छोटा, तो करेक्ट कर लेंगे इसको। तो यहां से लाइट गई और इस साइड फोकस में से पास हो गई, दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी। ठीक है, और ये आगे
डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स मतलब आगे ऐसे फैल रही है। अब आगे तो मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। अब इसको पीछे की साइड बढ़ा दो। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं है जैसे हम बुक्स में देखते तो उसकी इमेज यहाँ पर बनी होती, तो कोई कंपलसरी नहीं, ये इमेज यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, जहां पर भी रेज मिलती है मिला दो। बस ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट आई पीस लेंस के लिए ये जो इमेज है, इस लेंस की जो इमेज है, इस लेंस के लिए इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये कहां पर होनी चाहिए, फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर O2 के बीच में होनी चाहिए। अब ये जहां पर मिलती है मिला दो। इसको हम थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। ये जहां पर भी मिल रहे हैं इनको मिला देते हैं, तो ये इसकी फाइनल इमेज बन गई A डबल डैश और B डबल डैश। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही बीटा बाई अल्फा, बट यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा, फाइनल इमेज ने एंगल बनाया बीटा, लेकिन वो फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी, 25 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इंफिनिटी पर, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। और फाइनल इमेज ने ये एंगल बनाया बीटा, ठीक है। अब ये फाइनल इमेज ने बना ले लो या फिर इसने ले लो, तो दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, आर्क A डैश B डैश, एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस कितनी होगी B डैश O2, ठीक है। और अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू A डैश B डैश डिवाइड बाई B डैश O1, डिवाइड करो, M इज इक्वल टू A डैश B डैश O2, ये वाली टर्म डिवाइड में है तो पलट जाएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, B डैश O1 डिवाइड बाई A डैश B1, कैंसल, यहाँ पे बच गया B डैश O1 B डैश O2। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट करते हैं, M इज इक्वल टू B डैश O1, B डैश O1, B डैश पर क्या है, फोकस है, किसका फोकस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, तो ये तो होगी इसकी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी कौन सी साइड में है, राइट साइड में, तो पॉजिटिव होगी। B डैश O2, B डैश O2, अब ये तो फोकस नहीं है, ये जो F नोट है ये तो इसका फोकस है, तो इसका मतलब अब ये अगर इमेज यहाँ पर बनती तो ये इसका भी फोकस हो जाता, बट यहाँ से कम है, तो इसको मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आई पीस से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और आई पीस के लिए हम लगा देंगे ई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई रखी, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि निकाल के आई रख दी है, सिर्फ हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन आई से जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो डी, मतलब ये इमेज की डिस्टेंस है जिसको मान लो VE, ठीक है। VE मतलब फाइनल इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए थी B डैश O2, B डैश O2 मीन्स UE, तो UE। अब जो UE है वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, तो ये आ गई हमारी मैग्निफिकेशन इस केस में। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई के बजाय बोल दो सिंप्लीफाई करते, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो रिजल्ट होता है उसको हम बहुत बार सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मूला तो बन चुका है, उस एक फॉर्मूले से और भी अलग अलग फॉर्मूलेज बनाना, तो यहां से बनाओ। देखो सिंपल लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हम सिंपल लेंस फॉर्मूला यूज करें तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है।
अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे v की जगह क्या होगा, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस कितनी है, d होती है, मतलब VE है, और VE को हम d भी बोल सकते हैं क्योंकि 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखो, ये डिस्टेंस कहाँ पर है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है, मतलब लेंस की लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट और लेंस की लेफ्ट साइड में ही इमेज है। तो मतलब ये VE कैसा हो जाएगा, -d के इक्वल। तो पुट कर देते हैं -d। u किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, -UE। फोकस कितना होगा इसका, इसकी फोकल लेंथ। सिंपली हमें ये नहीं देखनी कि लेफ्ट साइड में है राइट साइड में, सिर्फ इस लेंस की फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, FE से। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं देखना है, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ पर कुछ बन ही नहीं रहा, ना इमेज बन रही है, ना यहाँ से लाइट पास हो रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी वैल्यूज पुट करो, -d -UE 1/FE, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहां से UE की वैल्यू निकाल लो, 1/FE -1/d, उस साइड में गया तो कितना आ गया, +1/d। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/UE की। इसके अंदर पुट करो F0, इसमें नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव को बाहर रख लो, अंदर रखो पूरी की पूरी टर्म, 1/FE + 1/d। ये रिजल्ट आ गया। दूसरा फॉर्मूला बन गया ये मैग्निफिकेशन का, m = दिस टर्म। अब इसमें एक और चेंज करना है, और चेंज क्या होगा, FE को बाहर निकालो। अब सोचोगे कि FE तो इसी के अंदर है, तो देखो हम निकाल लेते हैं। फिर भी FE को बाहर कॉमन ले लो, FE कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, इसका FE तो हमने बाहर निकाल लिया, तो बच गया 1 प्लस। अब इसमें तो FE है ही नहीं, तो इसमें ऊपर लगा दो FE + d। ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब ऊपर कैसे लगा दिया, देखो अगर मैं इस FE को वापिस अंदर लेके जाती हूँ तो क्या सेम रिजल्ट बनता है, यही वाला। FE को अंदर लेकर गए तो 1/FE, और FE यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाले से कैंसल, और सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया, वो ये कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो आई है नेगेटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या आई है, नेगेटिव। अब देखो सिंपल सा एक रूल होता है MPV। ठीक है, MPV सिर्फ एक कोड है। ये MP मध्य प्रदेश लगा लो, मध्य प्रदेश में VIP लोग, इस टाइप से कुछ भी लगा लो, MPV। 3 वर्ड याद रखने, MPV। M फॉर मैग्निफिकेशन, P फॉर पॉजिटिव, V फॉर वर्चुअल इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी वर्चुअल इमेज के लिए, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी रियल इमेज के लिए। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आई है वो आई है नेगेटिव, तो इसका मतलब इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब अगर हम अपनी इमेज देखते हैं तो पैर ऊपर दिखाई देंगे और सिर नीचे दिखाई देगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारी तरह नहीं होते, वो गोल होते, जैसे सन है या फिर मून हो गया या कोई स्टार हो गया, वो बिल्कुल राउंड शेप में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिखाई देते, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, और इसकी वजह से जो इमेज बने वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 7। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी दिया, मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 7। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी स्टडी किया था कि जो टेलीस्कोप होते हैं उनकी मैग्निफिकेशन कैसी होती है, नेगेटिव। तो लगा दो नेगेटिव।
कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंसेज 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का फिगर हमें ध्यान है, तो वहां पे नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इमेज बनती थी, बीच वाली इमेज, वो कहाँ पर बनती थी, एफ नोट, और उसी जगह पर क्या होता था, एफ ई। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से उसकी डिस्टेंस थी एफ नोट और आई पीस लेंस से एफ ई। तो मतलब दोनों लेंसेज के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी, एफ नोट प्लस एफ ई। तो इन्होंने यही कहा कि दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस एफ नोट प्लस एफ ई वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये अगर इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस लेंस है, यहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है जहां पे मेरी फिंगर है, आई पीस से यहाँ पर उसका फोकस था एफ ई और यहाँ से इसका फोकस हो गया एफ नोट, तो एफ ई प्लस एफ नोट। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ होती, इस ट्यूब की जो कंप्लीट लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ नोट प्लस एफ ई से, किसके अंदर, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो हमें एफ नोट और एफ ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया था इसका सॉल्यूशन। तो यहां से देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नोट डिवाइड बाई माइनस एफ ई। अब m की जगह वैल्यू कितनी है, -7, नेगेटिव से नेगेटिव, एफ नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 7, एफ ई सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ नोट की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, 7 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 40, कितना आ गया, 8 एफ ई इज इक्वल टू 40, एफ ई किसके इक्वल आ गया, 40/8। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब एफ नोट की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू पुट कर दो, एफ नोट एफ ई की जगह 5 इज इक्वल टू 40, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 40 माइनस 5 और कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो, वैसे भी टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होता है, कितना बड़ा है देखो, ये तो 35 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ और आई पीस की कितनी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ। क्योंकि जब भी हम टेलीस्कोप से उसकी इमेज देखते हैं वो तो बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती, इसलिए उसकी फोकल लेंथ की इतनी बड़ी फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई में भी, हर एक बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये ट्यूब की लेंथ होती है, ट्यूब की लेंथ मतलब जैसे ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये आईपीस लेंस, यहां पर इमेज बनी थी हमारी इस तरह से, तो यहां से इसकी डिस्टेंस होगी एफ नोट और ये वाली डिस्टेंस होगी एफ ई। तो ये कंप्लीट ट्यूब की लेंथ है एल, जिसको हम दिखाते हैं एफ नोट प्लस एफ ई से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। क्वेश्चन है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 75 सेंटीमीटर, 75 centimeter. The final image is formed at a distance of 35 centimeter. Means D कितना दे दिया, 25 centimeter. 35 नहीं 25 centimeter from the eye. What is value of M? मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, M की वैल्यू कितनी होगी, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई, टेलीस्कोप के अंदर 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी आएगा, और माइक्रोस्कोप में डी बाई एफ ई होता है, उल्टा होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यू पुट करो, एम निकालना है, एफ नोट की वैल्यू 75, एफ ई की वैल्यू 5, नेगेटिव 1 प्लस एफ ई 5 और डी की वैल्यू कितनी है 25। सोल्व करो, कैंसिल कर दो पहले तो,
यहाँ पे आ गया -15, 1 प्लस, अब यहां से कैंसिल करोगे तो 5, 1 प्लस 1/5। यहाँ पे फर्दर सोल्व करो, एलसीएम लो या फिर सिंपल कर दो। सिंपल में कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे -15, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 0.2, और यहाँ पे कितना आ गया 1.2। ठीक है, अब -15, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, कैंसल करो 6, तो यहाँ पे कितना आ गया -18 सेंटीमीटर। नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन का मतलब एक नंबर, मीन्स वो कितना बड़ा या कितना छोटा करके दिखाता है चीजों को। तो मैग्निफिकेशन सिर्फ एक नंबर है और इसी वजह से उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसकी मैग्निफिकेशन आ गई -18 आ गई है। अब देखो, ये जो कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके ये दो ही फॉर्मूले होते हैं। एक तो यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होगा, दूसरा वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ट्यूब लेंथ का कॉन्सेप्ट दे देगा। ट्यूब लेंथ के कॉन्सेप्ट के अंदर से ही हमें फिर F0 और FE निकालना पड़ेगा। अब एक पॉइंट दोबारा बता देते हो, जब फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट पर होगी तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होगा F0 प्लस FE, सिंपल। और अगर फाइनल इमेज बनी 25 सेंटीमीटर पर तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होगा F0 प्लस UE। UE मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस लेंस, तो यहाँ पे UE आएगा ना कि FE। ठीक है, जब इमेज कहाँ पर बनती है 25 सेंटीमीटर पर। तो ये था हमारा टेलीस्कोप और उसके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस टेलीस्कोप को मॉडिफाई करके रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों बनाया गया, इसके अंदर कौन से एरर्स थे जिसको आज के टाइम पे रिमूव कर दिया गया है, और उसके अंदर हम लेंस की बजाय मिरर्स का यूज करते हैं।